So hello everyone, welcome back to संख्या Academy and here we are back to the lecture series जहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी में हमने स्टार्ट कर दिया था फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हमने अभी तक 14 से लेकर कितने तक पढ़ लिए थे, दैट इज 19 तक हमने अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए थे। अभी हमें पढ़ना है आर्टिकल नंबर 20 से लेकर कहाँ तक, 22 तक। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक बार स्टार्ट कर देते हैं हम अपना ये जो लेक्चर है। सो जो आर्टिकल 20 है उसका जो मतलब नाम है बेसिकली वो क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यानी किस चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिलाता है, ये दिलाता है जब भी कोई इंसान को कह सकते हो कन्विक्शन या कन्विक्ट या फिर कह सकते हो दोषी करार कर दिया जाता है किसी भी केस में, तो उसके अगेंस्ट अगर कुछ प्रोटेक्शन उसे मिल सकती है तो वो मिलती है इन थ्रू द आर्टिकल 20। सो लेट्स सी ये आर्टिकल क्या कहता है। तो ये आर्टिकल कहता है कि भाई जो कोई भी अगर इंसान है, अगर उसके अगेंस्ट आर्बिट्ररी या एक्सेसिव पनिशमेंट उसको दी जा रही है, ठीक है, किसी भी अक्यूज को, तो ये जो आर्टिकल 20 है ये इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यानी जो आर्टिकल 20 है ये प्रोटेक्शन ग्रांट करता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी या फिर एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज्ड, चाहे वो सिटीजन हो या फिर कोई फॉरेनर हो या लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और कॉरपोरेशन। यानी कहने का मतलब यह है आर्टिकल 20 जो है वो किसके लिए अवेलेबल है, वो बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर, बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर दोनों के लिए ही अवेलेबल है। यानी अगर एग्जीक्यूटिव अपना कोई मन, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, यानी मन माना, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, मन माना। क्या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कोई एक्शन ले सकती है जिसमें किसी भी अक्यूज को जो है कह सकते हो एक्सेसिव पनिशमेंट दे रही है, मतलब जितनी पनिशमेंट उसकी नहीं बनती, क्या वो पनिशमेंट उस किसी भी इंसान को मिल सकती है किसी भी काम के लिए? क्या कोई इंसान अगर पनिशमेंट डिजर्व ही नहीं करता, क्या उसे पनिशमेंट गवर्नमेंट कर सकती है? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान गवर्नमेंट को वो क्रिटिसाइज कर दे, तो क्या गवर्नमेंट के पास राइट है कि उसको जेल में डाल दे? सो ऑफ कोर्स ये चीज नहीं है। सो इसमें प्रोटेक्शन कौन दिलाता है, उसमें प्रोटेक्शन दिलाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल नंबर 20। तो समझ आ गया होगा। तो इसमें जो है टोटल 3 पॉइंट्स हैं इस जो एक्ट है, दैट इज आर्टिकल 20, इसमें 3 पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो प्रोविजन है वो कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसमें मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जांपल, पहले वाले के लिए एग्जांपल समझा रहा हूँ। इमेजिन करिए कि जैसे फॉर एग्जांपल राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में कह सकते हो कोई एक्ट ऐसा नहीं है या फिर कोई लॉ नहीं है जहां पे कह सकते हो स्पिटिंग जो है पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब होगा तो होगा, पर अभी इतना माने कि ऐसा नहीं है कुछ भी पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है। तो यानी जो लोग सड़कों पे थूक देते हैं पान वान ये वो, तो इसलिए उनको पनिशमेंट नहीं मिलती है। हो सकता है किसी स्टेट में हो पर्टिकुलरली, ठीक है, हो सकता है किसी एरिया में हो जहां पे कह सकते हो ऐसा पनिशेबल ऑफेंस हो। लेकिन अभी इतना मान के चलिए कि इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है जो कि इंसान को सड़क पे या फिर ओपन पब्लिक प्लेसेस में थूकने से मना करे। ठीक है। अभी फिलहाल ऐसा कोई लॉ नहीं है। और इमेजिन करिए आज अगर डेट है फॉर एग्जांपल 6 अगस्त, और आज के दिन जो कैरेक्टर ले लेते हैं, हम कैरेक्टर का नाम ले लेते हैं कुछ भी, जोको। तो जोको क्या करता है, किसी कह सकते हो पेड़ के पास जाके थूक देता है। ठीक है, ये सिंपल सा एक समझा रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट। तो अब थूक देता है। अभी तक फिलहाल कोई कानून है अगेंस्ट दिस एक्शन? तो अभी तक कोई कानून नहीं है। लेकिन 15 अगस्त के दिन गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई इंडिपेंडेंस डे है, तो हम क्या है एक ऐसा कानून लाएंगे जिसमें कोई भी इंसान स्वच्छ भारत अभियान के अकॉर्डिंग कह सकते हो अगर थूकता है तो उसको जेल हो जाएगी 1 महीने की, कितने, 1 मंथ की। तो जो जोको है उसने जो है ये जो एक्शन था जिसके लिए पनिशमेंट इतने दिन बाद मिली, मतलब जो पनिशमेंट के लिए लॉ बना है वो बाद में बना है, लेकिन इसने एक्शन जो है ये कब कमिट करा है, 6 अगस्त को। लॉ कब आया है, 15 अगस्त को। तो कहने का मतलब ये है कि जो जोको के एक्शन है वो जो है इस लॉ में कह सकते हो इसको अक्यूज नहीं माना जा सकता, इस लॉ में इसे अक्यूज नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये लॉ बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि ये लॉ बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि एक्ट अगर जो भी आप इसके एक्शन की अगर बात कर रहे हो, ये इस लॉ के बनने से पहले कह सकते हो इसने ये एक्ट कमिट करा है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो ये मैंने एक सिली एग्जांपल से आप लोगों को समझा दिया है। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ,
तो इसमें एक बार देखते हैं कि टेक्निकल टर्म क्या है, कि नो पर्सन, किसी भी पर्सन को जो है कन्विक्ट नहीं करा जा सकता, किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं करा जा सकता, सिर्फ किसके लिए, फॉर द वायोलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कोई भी इंसान जो है, कह सकते हो, उसको जो है पनिशमेंट नहीं मिल सकती, सिवाय, एक्सेप्ट पनिशमेंट जो है सिर्फ नहीं मिल सकती, और पनिशमेंट जो है कब मिल सकती है, सिर्फ ऐसे किसी लॉ के लिए जो उस टाइम पे जो है लागू हो रखा है। तो अगर यानी कोई लॉ लागू नहीं हो रखा तो उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती, बाद में उस लॉ को इंट्रोड्यूस करा के आए हो, सबको समझ आ गया होगा। इसी तरह से नो पर्सन कैन बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। यानी अगर कोई लॉ, कह सकते हो, जब जब कह सकते हो एक्ट, जो जोको ने एक्ट कमिट कमिट करा, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त के दिन भी इसने कमिट कर दिया, और फाइन है फॉर एग्जांपल, या फिर कह सकते हो जेल टर्म है 30 डेज की। तो और बाद में अगले साल, कह सकते हो अगले साल या फिर दिसंबर में फिर से जो है गवर्नमेंट कानून लेकर आती है और इसको 1 ईयर कर देती है। लेकिन जोको ने कब एक्ट कमिट करा था, जब पनिशमेंट कितनी थी, 30 डेज की थी। यानी पनिशमेंट कितने डेज की थी, 30 डेज की थी। बाद में जो है लॉ में चेंजेस लाके गवर्नमेंट ने इसे 1 ईयर कर दिया। तो क्या जोको को दोबारा से सजा मिल सकती है कि भाई आपको अब 1 साल रहना पड़ेगा जेल में? ऑफ कोर्स नहीं मिल सकती। तो यानी नो पर्सन शॉल बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब बाय द लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। आई होप सबको समझ आ गया होगा ये वाला पॉइंट एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहला पॉइंट समझ आ गया। फिर है नो डबल जेपर्डी। नो डबल जेपर्डी क्या है, किसी भी पर्सन को जो है प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं करा जा सकता सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वंस, सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वंस। यानी अगर एक इंसान को अगर कॉन्विक्ट जो है, अगर दोषी करार कर दिया है, और साथ में अगर उसे पनिशमेंट आपने दे दी है कि भाई इसको 30 डेज जेल में रहना है, पनिशमेंट क्या है, मैक्सिमम 30 डेज जेल में रहना है, तो सेम एक्शन के लिए जो इसने कमिट करा है, सेम एक्शन के लिए आप इसको दोबारा से पनिशमेंट नहीं दे सकते, सेम एक्शन के लिए इसे दोबारा से पनिशमेंट नहीं दे सकते। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स नो डबल जेपर्डी। सभी को क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, लास्ट पॉइंट कहता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ का मतलब यानी किसी भी इंसान को जो है गवर्नमेंट जो है फोर्स या फिर कंपेल नहीं कर सकती कि भाई आप अपने ही अगेंस्ट विटनेस बन जाइए, आप अपने ही अगेंस्ट विटनेस बन जाइए। जैसा आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि भाई जो हीरो है उसकी फैमिली मेंबर को जो है पुलिस टॉर्चर करती है कि भाई कह सकते हो कि भाई ये जो गुनाह है इसको कबूल कर दो। तो इसमें जो है कोई भी इंसान, ये बेसिकली क्या है, आर्टिकल 20 के अगेंस्ट है। अगर ऐसा कुछ पुलिस या फिर गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है ऐसा जिसमें किसी इंसान को कंपेल करा जा रहा है कि भाई आप अपने ही अगेंस्ट क्या बन जाइए, विटनेस बन जाइए, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है। सो दिस दिस कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 20। आई होप इतना समझ आ गया होगा सभी को। सो एक बारी देख लेते हैं कि एक एक पॉइंट समझते हैं जो मैंने सारे बताए हैं। सो व्हाट इज एन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ? टेक्निकल टर्म्स में बता रहा हूं आप लोगों को, एग्जांपल के थ्रू समझा दिया था। सो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या कहता है, एक ऐसा लॉ जो कि इंपोज करता है पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी पास्ट के एक्शंस के लिए पेनल्टीज इंपोज करी जा रही है। यानी एक्शन करा है पास्ट में, ठीक है, 10 साल पहले कोई एक्शन करा है उसकी पनिशमेंट अब मिल रही है नए नए कानून के जरिए, ठीक है। तो दिस इज नॉट, कह सकते हो, दिस इज नॉट लीगल, बिकॉज आर्टिकल 20 इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। सो वन दैट इम्पोजेस पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली दैट इज अपॉन एक्ट्स ऑलरेडी डन। यानी ऐसे एक्ट्स जो कि पहले ही डन हो गए हैं या फिर कमिट कर दिए गए हैं, और विच इंक्रीजेस द पेनल्टी, या फिर कोई ऐसा एक्ट जो कि पेनल्टी इंक्रीज कर देता है एक ऐसे एक्ट के लिए जो कि बहुत पहले कमिट करा गया है। सो ये जो है प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 20। और ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वाला जो रूल है, ये चीज आप इसको प्लीज याद रखिएगा। एक्स पोस्ट फैक्टो वाला जो रूल है ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। किससे, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिलवाता है, क्रिमिनल लॉज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिलवाता है। अगर किसी इंसान के खिलाफ सिविल लॉ चल रहा है, ठीक है, कोई टैक्स लॉ चल रहा है, या फॉर एग्जाम्पल कोई कह सकते हो बैंक के अगेंस्ट फ्रॉड चल रहा है, या फिर ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें क्या है, सिविल लॉ या फिर टैक्स लॉ, टैक्स पे नहीं करा या फिर कुछ भी है,
तो इसमें ये जो है प्रोटेक्शन इंसान को आर्टिकल 20 में तो नहीं मिलेगी। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आर्टिकल 20 का जो एक्स पोस्ट फैक्टो वाला जो पॉइंट है, ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिलाता है? ओनली फॉर क्रिमिनल लॉज, ओनली फॉर क्रिमिनल लॉज। आई होप इतना समझ आ गया होगा आप सभी को। अगर नहीं आता है तो प्लीज भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा से बताने के लिए तैयार हूँ। और वन ऑन वन सेशन करना है तो उसके लिए भी दोबारा से करवा सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ओनली कन्विक्शन या फिर सेंटेंस अंडर एन एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ एंड नॉट द ट्रायल देयर ऑफ। एक चीज ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा कि प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन कब मिलती है? आर्टिकल 20 के एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वाले में, ठीक है, जब कन्विक्शन या फिर सेंटेंस हो रहा हो, या फिर कह सकते हो कन्विक्ट, जो कोर्ट है उसने दोषी करार दे दिया हो, ठीक है, सिर्फ प्रोटेक्शन यहां मिलती है। लेकिन ट्रायल क्लेम मना ही नहीं है, यानी ट्रायल क्लेम मना ही नहीं है, यानी अगर कोई नया कानून आता भी है तो ट्रायल चल सकता है, जो ट्रायल है वो चल सकता है। समझ आ रहा है? लेकिन पनिशमेंट नहीं मिल सकती, लेकिन पनिशमेंट नहीं मिल सकती। सो दिस प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल व्हेन द ट्रायल इज गोइंग ऑन। फिर आगे, और ये जो प्रोटेक्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वाली में, प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं मिलती, प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं मिलती। या फिर जब कोई इंसान जो है डिमांड करता है सिक्योरिटी फ्रॉम अ पर्सन, जब कोई इंसान डिमांड करता है सिक्योरिटी फ्रॉम अ पर्सन, तो उस केस में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं। डबल जेपार्डी का मतलब क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। डबल जेपार्डी में क्या है कि एक ही एक्ट के लिए, इफ द एक्ट इज सेम, तो पनिशमेंट जो है मल्टीपल नहीं हो सकती, पनिशमेंट जो है एक बार ही मिलेगी, पनिशमेंट जो है एक बार ही मिलेगी। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल डबल जेपार्डी है, ये सिर्फ किसके लिए कह सकते हो? इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल, ठीक है। अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है किसी इंसान के ऊपर, या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कह सकते हो कहीं प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसमें जो है डबल जेपार्डी एप्लीकेबल नहीं होगा। डबल जेपार्डी का मतलब समझ आ गया होगा सभी को कि डबल जेपार्डी में क्या है, एक ही एक्ट के लिए दोबारा से पनिशमेंट नहीं मिल सकती, दो दो या तीन तीन बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। सो दिस इज डबल जेपार्डी। लेकिन ये सिर्फ कोर्ट केसेस, जो कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या फिर जुडिशियल जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ये सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। लेकिन अगर मैं डबल जेपार्डी की बात करूं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान के अगेंस्ट कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल, और उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है उसके अगेंस्ट अगर कह सकते हो जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उसमें जो है डबल जेपार्डी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सिर्फ कैसे केसेस के लिए एप्लीकेबल है? जहां पे जुडिशियल नेचर है, जहां पे जुडिशियल नेचर है। सो इफ देर इज नॉट जुडिशियल नेचर, देन ये जो डबल जेपार्डी है इट इज नॉट अवेलेबल या फिर एप्लीकेबल टू दैट केस। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करी जाए, तो यानी एक इंसान को जो है उसी के अगेंस्ट जो है आप विटनेस नहीं बना सकते। और इसमें जो है इंसान जो है, जो भी कह सकते हो, जिस भी इंसान के अगेंस्ट कुछ केस चल रहा है, या फिर जो भी इसको कह सकते हो दोषी करार देना चाहता है कोई भी, तो इसमें जो है ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों ही इंक्लूड होते हैं। यानी जो इंसान है, मतलब जैसे अगर गवर्नमेंट है या पुलिस है, ठीक है, किसी इंसान को कह रही है कि भाई ठीक है, आप ओरल एविडेंस तो नहीं दे रहे, आप अपना जो है मुंह से तो नहीं कबूल रहे कि आप ही ने खून करा है, तो आप ऐसा करो कि भाई रिटर्न एविडेंस दे दो, ठीक है, लिख कर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर लिख कर दे दो ओरल, या फिर लिख कर मत दो, ओरल दे दो। तो यानी ओरल एविडेंस भी कह सकते हो इसमें प्रोटेक्शन है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए भी प्रोटेक्शन है। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेकिन ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं करता? ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं करता? इसमें जो है किसी इंसान को जो है कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है ये एप्लीकेबल नहीं करता, मतलब यहाँ प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने, कह सकते हो किसी वेपन से, किसी इंसान ने किसी वेपन से जो है मर्डर कर दिया है, किसी वेपन से मर्डर कर दिया है, ठीक है, और बहुत सारे सबूत इसके अगेंस्ट है, तो अब फिर ये कह रहा है कि भाई मैं तो कह सकते हो मैं तो ये वेपन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताऊंगा,
कहाँ से लिया, क्या लिया, या फिर वेपन का केस सही नहीं रहेगा आई गेस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होगा, मेनली वेपन हो गया या फिर कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो वहां पे जो है इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। यानी जो स्टेट है वो इसको जो स्टेट है वो फोर्स कर सकता है, कंपेल कर सकता है किसी भी इंसान को कि भाई आपको जो है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स शो करने हैं। लेकिन ओरल एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए जो स्टेट है वो कंपेल नहीं कर सकता कि भाई आपको ऐसे एविडेंस देना है अपने ही खिलाफ, ठीक है, जब अपने ही खिलाफ ऐसे स्टेट करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर कोई इंसान बोले कि भाई मैं तो आर्टिकल 20 का ये वाला कह सकते हो यूज करूंगा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला जो है लॉ यूज कर दूंगा, और इसमें जो है मैं अपना थंब इम्प्रेशन भी नहीं दूंगा, अपना ब्लड सैंपल भी नहीं दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मर्डर की साइट है जहां पे मर्डर हुआ है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे ब्लड की छींटे पड़ी हुई है किसी के घर में। अब हाउस ओनर पे ही शक जाएगा भाई, सबसे पहला शक किस पे जाएगा, हाउस ओनर पे जाएगा। अब हाउस ओनर कह रहा है कि भाई ना तो मैं थंब इम्प्रेशन दूंगा, ठीक है, ना तो मैं कह सकते हो स्पेसिमेन सिग्नेचर दूंगा, ना ही मैं ब्लड ना ही मैं ब्लड सैंपल दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो भाई आर्टिकल 20 को यूज करना चाहता हूँ जिसमें अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें यह एक्सेप्शन है। यानी जो स्टेट है वो किसी इंसान को कंपेल कर सकता है कि भाई आपको थंब इम्प्रेशन भी देने पड़ेंगे, आपने देखा होगा मूवीज में भी, स्पेसिमेन सिग्नेचर भी देना पड़ सकता है, या फिर ब्लड ब्लड स्पेसिमेंस भी देने ही पड़ेंगे अगर स्टेट या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम है अगर वो फोर्स करती है उसको, ताकि आगे कोर्ट में रिप्रेजेंट करवाया जाए, ठीक है। इसी तरह से जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि भाई जो कह सकते हो ये प्रोटेक्शन है ये किसके अगेंस्ट नहीं है, यानी कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी। कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी यानी जो बॉडी है उसका कंपलसरी एग्जीबिशन करना ही पड़ेगा बंदे को। जो जो भी जो एक्स वाई सी इंडिविजुअल है अगर उसके खिलाफ कुछ भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या कह सकते हो कोई केस चल रहा है, तो उसमें जो है कंपलसरी एग्जीबिशन उसे करना ही पड़ेगा बॉडी को। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। सो दिस इज व्हाट दिस ये जितनी भी प्रोटेक्शन है किसमें आ रही है, आर्टिकल नंबर 20 में आ रही है। और ये जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला जो है इसमें सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन है। यानी जब क्रिमिनल केस किसी के ऊपर चल रहा हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी के ऊपर चल रही हो तभी इसमें वो प्रोटेक्शन ले सकता है, आर्टिकल 20 को यूज कर सकता है। लेकिन अगर सिविल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या फिर ऐसी प्रोसीडिंग्स जिनका क्रिमिनल नेचर नहीं है, तो वहां पे ये जो है आर्टिकल 20 का ये वाला जो प्रोविजन है सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला, ये वाला कह सकते हो वैलिड नहीं रहेगा। यानी वहां पे ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा उस इंडिविजुअल को। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो दिस इज आर्टिकल नंबर 20। अगर यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है या फिर कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपको फुल जो कमेंट है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टिल नहीं समझ आता तो फिर आप लोगों से ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर लिया जाएगा, अगर स्टिल नहीं समझ आता तो दोबारा से एक सेशन और कंडक्ट करवा दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है आर्टिकल है वो क्या है, आर्टिकल नंबर 21, जिसमें आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 21 जिसमें क्या मिलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ प्रोटेक्ट करता है ये वाला जो आर्टिकल है, और हमारी पर्सनल लिबर्टी को क्या है, प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल नंबर 21। यानी ये जो आर्टिकल है ये इसकी एक बार स्टेटमेंट देखते हैं, बहुत ही इजी स्टेटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लाइफ में ये जो लेक्चर भी देख पा रहे हो ये जस्ट इस आर्टिकल की वजह से ही देख पा रहे हो। अगर आप लोग अभी जग रहे हो और फॉर एग्जांपल 12-1 बजे लेक्चर देख रहे हो, या आप अपनी मर्जी से लाइफ में जितने भी डिसीजंस ले रहे हो और स्टेट इंटरवीन वहां नहीं कर रहा है, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 21। सो आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी पर्सन को, नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव, किसी भी पर्सन से कह सकते हो डिप्राइव या फिर कह सकते हो छीना नहीं जा सकता क्या, उसकी पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये वाली लाइन आप जो है ना मार्क कर दो भाई। पहला वाला पार्ट, इसके दो पार्ट हो गए, इस वाले देखा जाए तो इस आर्टिकल के दो पार्ट हो गए कि नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यानी किसी भी इंसान से उसकी लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी जो है नहीं छीनी जा सकती। एक्सेप्ट यानी यहाँ पे एक्सेप्शन डाल दिया है, ठीक है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी एक्सेप्शन आ गया है।
कि छीनी जा सकती है, लेकिन किस तरीके से? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक ऐसा प्रोसीजर जो कि लॉ ने इस्टेब्लिश करा है। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, जो मैंने आपको बताया। एक बार एक्सप्लेन भी कर देंगे इसको आगे। और ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है, सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स दोनों के लिए है। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। अब इसमें जो है दो इंपॉर्टेंट जो है जजमेंट्स हैं, जो कि इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन करती हैं। दैट इज, एक तो पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, और ये जो एक्सेप्ट प्रोसीजर, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक तो इसको जो एक्सप्लेन करता है, और दूसरा क्या है, पर्सनल लिबर्टी को जो एक्सप्लेन करता है। सो दो इसमें इंपॉर्टेंट हमें कोर्ट की जजमेंट पढ़नी है। अगर वो समझ आ गया आपको, तो पूरा का पूरा आर्टिकल भी समझ आ जाएगा। ठीक है। सो इसमें सबसे पहला केस आता है गोपालन केस। कौन सा? गोपालन केस, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली बार कह सकते हो जब इसकी इंटरप्रिटेशन हुई। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है इस वाले केस में, नैरो इंटरप्रिटेशन करा। नैरो इंटरप्रिटेशन करा आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 का नैरो इंटरप्रिटेशन करा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो प्रोटेक्शन है अंडर आर्टिकल 21, ये सिर्फ आर्बिट्ररी जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होता है उसके अगेंस्ट है, लेकिन आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं है। अब इस लाइन को मैं समझाता हूं आप लोगों को। यानी अगर एग्जीक्यूटिव कोई मनमानी या फिर आर्बिट्ररी कोई एक्शन लेती है, आपको पता है गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस होती हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव जो है, या फिर कह सकते हो लेजिस्लेटिव से स्टार्ट करते हैं। लेजिस्लेटिव क्या करता है? लेजिस्लेटिव बेसिकली गवर्नमेंट का वो पार्ट होता है जो कानून बनाता है, जैसे पार्लियामेंट हो गया। सबको समझ आ रहा है? और एग्जीक्यूटिव क्या है? जो भी कानून बने हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करती है। ये सिंपल भाषा में सबको पता होना चाहिए। ठीक है। तो गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 जो है, ये सिर्फ प्रोटेक्ट करता है ऐसे मनमानी एग्जीक्यूटिव एक्शंस को। ठीक है। अगर जैसे किसी इंसान को पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है बेफालतू में टाइम पास के लिए, तो पुलिस क्या है? पुलिस क्या है? एग्जीक्यूटिव है। क्या पुलिस कानून बनाती है? नहीं, कानून को इंप्लीमेंट करती है। पुलिस क्या है? एग्जीक्यूटिव है। तो ये क्या है? आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन है। तो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसे एक्शन के अगेंस्ट तो जो है प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 21 में, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन जो कि मनमानी वाले हैं या फिर आर्बिट्ररी हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। यानी कल को कोई कानून लेकर आ जाए गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून लेकर आ जाए जिसमें फुल राइट मिल जाए पुलिस को कि भाई जब चाहे मर्जी में किसी को भी अरेस्ट कर लो। यानी ये जो इंसान को पहले पुलिस ने वैसे उठाया था अपनी मन मर्जी से, लेकिन अब कानून ही बन गया है कि भाई टाइम पास करना है, घर में घुसो, लोगों को अरेस्ट कर लो। अगर ऐसा कोई लॉ बनता है तो प्रोटेक्शन जो है आर्टिकल 21 नहीं देगा। तो ये आप आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। तो ये वाला एग्जांपल थोड़ा ठीक है, अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे क्या है, पुलिस, यहाँ पे एक बंदा अपने घर में बैठा हुआ है नॉर्मल। ठीक है। यहाँ पे बैठा है जोको, यहाँ पे बैठा हुआ है। पुलिस आती है टाइम पास के लिए, पुलिस को ये बहुत बेचारा सा लगता है, पुलिस जाती है और जो है ना इसको अरेस्ट करके थाने में बंद करती है और बहुत मारती है। ये हो गया हमारा पहला केस। इसको क्या बोलेंगे? आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन। क्या अभी तक ऐसा कोई कानून बनाया गवर्नमेंट ने? मतलब वैसे तो ये हाइपोथेटिकल है सारी सिचुएशन। सो आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन बोलेंगे इसे। तो गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 इसके अगेंस्ट तो दिला रहा है आपको प्रोटेक्शन, लेकिन जो आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन है, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं है। आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं है आर्टिकल 21 में। यानी कल को अगर गवर्नमेंट कानून लेकर आ जाए कि पुलिस को भाई फुल आजादी है, किसी को भी जाके अरेस्ट कर लो, किसी को भी पीटो मारो पीटो कुछ भी करो, तो उसके अगेंस्ट नहीं है। सबको समझ आ रहा होगा आई होप सो। बहुत हाइपोथेटिकल है, अब ये मत बोलना इसका फंडामेंटल राइट ये वो फलाना, बट अभी इतना समझिए। तो फिर जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं है प्रोटेक्शन जी। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये क्या है? नैरो इंटरप्रिटेशन है। नैरो इंटरप्रिटेशन है, यानी जो लिखा है
सुप्रीम कोर्ट ने उसी को इंटरप्रेट कर दिया, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ था, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, या लेजिस्लेटिव बनाती है, आए हो, या फिर लेजिस्लेचर बनाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका नैरो जो है इंटरप्रिटेशन करा। इसका मतलब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका मतलब ये है, आ लॉ कैन बी यूज्ड बाय द स्टेट टू डिप्राइव एन इंडिविजुअल द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कानून जो है एक ऐसा बनाया जा सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब जो आर्बिट्री एक्शन वाला ये पार्ट बोला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कानून ऐसा हो सकता है जिसमें किसी भी इंसान से राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी छीनी जा सके, डिप्राइव कर दी जा सके, ठीक है। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस में बोला, क्योंकि इन्होंने किस चीज को इंटरप्रेट करा, इन्होंने इंटरप्रेट करा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि अलग होता है किस एक्सप्रेशन से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के एक्सप्रेशन से अलग होता है, जो कि किस में है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा जो आर्टिकल 21 है उसमें ये नहीं लिखा हुआ था, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसीलिए कोई भी कानून जो है ऐसा जो है डिप्राइव कर सकता है एक इंडिविजुअल को उसके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि, यानी कि भाई ऐसा कोई कानून जिसमें कह सकते हो प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है, डिप्राइव करने का राइट टू लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी, तो उसको जो है क्वेश्चन नहीं करा जा सकता सिर्फ इस आधार पर कि भाई वो रीजनेबल नहीं है, वो अनफेयर है या फिर अनजस्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला गोपालन केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई पर्सनल लिबर्टी बोल रहे हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई जो लिबर्टी है इंसान की, उसकी बॉडी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? उसकी बॉडी से रिलेटेड है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटेड टू द पर्सन और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। सबको समझ आ रहा होगा। तो बहुत ही ज्यादा नैरो इंटरप्रिटेशन करा, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करा इसमें, सीधा बोला कि जो लिखा हुआ है भाई वही है, ठीक है। लेकिन बात आती है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, दोबारा से मेनका गांधी केस 1978 में। जहां तक मेरे को याद है कि मेनका गांधी जो थी, तो उनका जो है ना शायद पासपोर्ट रख लिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, पासपोर्ट इनका जब्त कर लिया था। अब इसके अगेंस्ट, फिर इस डिसीजन के अगेंस्ट जो है ये कहाँ चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाती है। और ये जो है बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस था, बहुत ज्यादा, अगर जुडिशरी जो पढ़ते हैं लोग उनको भी पढ़ाया जाता है ये, ठीक है, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। बट हमें जो थोड़ा बहुत जो प्रीवियस केस है उससे रिलेटेड पढ़ना है अभी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो पिछली जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट उसको ओवर रूल कर देती है, उसको एक तरह से कह सकते हो खारिज कर देती है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी किसी भी पर्सन की, ठीक है, कैन बी डिप्राइव्ड बाय अ लॉ, ठीक है, किसी भी लॉ से डिप्राइव करी जा सकती है, प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द लॉ इज रीजनेबल, फेयर एंड नॉट आर्बिट्ररी, फेंसिफुल और ऑपरेसिव। यानी हाँ, चलो ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है भाई, जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, किसी भी इंसान की छीनी जा सकती है, ली जा सकती है, ठीक है, लेकिन लेकिन सिर्फ तभी ली जा सकती है राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी, क्यों, तो सॉरी, तभी ली जा सकती है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जबकि जो प्रोसीजर है प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, जो है रीजनेबल है, फेयर है, आर्बिट्रेरी नहीं है, फैंसीफुल है या फिर ऑपरेसिव है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो इसमें मतलब कहने का मतलब यही आ गया कि अगर कानून रीजनेबल है, फेयर है, ठीक है, आर्बिट्ररी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, तो उस कानून से जो है राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी जो है ली जा सकती है, या फिर कह सकते हो डिप्राइव करी जा सकती है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर जो कानून है वो रीजनेबल नहीं है, फेयर नहीं है, या आर्बिट्ररी है, या ऑपरेसिव है, या फेंसीफुल है, तब जो है राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी किसी भी इंसान से नहीं ली जा सकती। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहां तक। सो जो प्रोसीजर है, ठीक है, जो प्रोसीजर इस किसी भी लॉ का जो है, जो भी लॉ बनाया है रिलेटेड टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो वो जो है कंफर्म करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो यानी वो नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उससे कंफर्म करना चाहिए, यानी वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। सबको समझ आ रहा होगा। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस करा यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट,
अमेरिका का जो अमेरिकन एक्सप्रेशन है दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अमेरिकन जो कॉन्सेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई यहाँ पे अगर कोई कानून ऐसा है कि भाई जिससे राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट होती होगी, तो वो जो कानून है फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक जितना भी मैंने समझाया है। फिर लिखा है आगे सुप्रीम कोर्ट ने दैट इन अफेक्ट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 नाउ इंक्लूड्स बोथ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन या फिर आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन, यानी अब मनमाना कानून या मनमाना कह सकते हो एग्जीक्यूटिव एक्शन, दोनों के ही अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन है। किस केस में? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पीएल। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहां तक। फिर आगे बढ़ते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई हम सिर्फ एक जानवर की तरह हमारी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, इट इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू एनिमल एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल, ऐसा नहीं है। मतलब पिछली बार मतलब जो पिछले केस था उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, पिछले गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दैट इट इज ओनली रिलेटेड टू बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, लाइफ और जो पर्सनल लिबर्टी है वो बॉडी से रिलेटेड है बस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, बॉडी से रिलेटेड नहीं है, हम कोई जानवर थोड़ी ना है कि सिर्फ हाँ भाई जी रहे हैं, लाइफ में कुछ भी नहीं है, एक पिंजरे में बंद है, ऐसा तो नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो राइट टू लाइफ एज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 21 इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू द एनिमल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल, बट वो ऑल्सो इंक्लूड करता है द एम्बिट ऑफ राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। यानी जीने की बात नहीं हो रही है सिर्फ कि भाई हाँ सांस ले रहे हैं जी, बैठे हुए हैं, ठीक है, लाइफ में कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे राइट टू लाइफ की अगर बात करी गई है, उसमें क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, यानी जियो लेकिन किसके साथ, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जियो। और उसमें वो सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आते हैं जो कि हर इंसान की जो लाइफ है वो मीनिंगफुल बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं हर इंसान की लाइफ के, और वर्थ लिविंग करते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। इमेजिन करो कि भाई आप जिंदा हो, लेकिन दिन में जो है 20 घंटे काम करते हो, 2 घंटे सोते हो, कुछ नहीं खाते, मतलब जो थोड़ा बहुत गंदा संदा खाना मिल रहा है वो खा रहे हो। ठीक है, कोई खुशी नहीं है, घर वाले साथ में नहीं है आप लोगों के, ठीक है, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है जेब में। क्या ये लाइफ जो है आपकी अच्छी है? क्या ये लाइफ डिग्निटी वाली है? ठीक है, कहीं सड़क पे जा रहे हो, कोई कोई पूछने वाला नहीं है आप लोगों का, कोई किसी से बात नहीं करता, मतलब बहुत ही मिजरेबल लाइफ। क्या ये लाइफ आपकी डिग्निटी भरी है? नहीं है। क्या आपकी लाइफ मीनिंगफुल है? ऐसे केस में नहीं है। सबको समझ आ रहा होगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो लाइफ है वो जो है मीनिंगफुल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, और वर्थ लिविंग भी होनी चाहिए। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो पर्सनल लिबर्टी बोला हुआ है आर्टिकल 21 में, ये वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है, मतलब वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड है इसका मतलब, यानी ये बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है। इट कवर द वेराइटी ऑफ राइट्स, सिर्फ इसमें सिर्फ ये नहीं है कि भाई पर्सनल लिबर्टी रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें बहुत सारी वेराइटी ऑफ राइट्स हैं जो कि कह सकते हो पर्सनल लिबर्टी को बनाते हैं किसी भी इंसान के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत सारे जो है क्या करे, बहुत सारी जजमेंट्स में जो है आगे चल के जो है पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारे राइट्स इंक्लूड करें, या फिर आर्टिकल 21 में राइट्स इंक्लूड करें डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स में। ठीक है, आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लिटरल सेंस। पहले क्या था, सिर्फ लिटरल सेंस में माना जाता था। राइट टू लाइफ यानी आप भाई जिंदा हो, और पर्सनल लिबर्टी यानी अपने से रिलेटेड जो है आपको लिबर्टी है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आगे की फर्दर जजमेंट्स आती रही अलग अलग केसेस में, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे राइट्स जो है इस आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर दिए। जैसे राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू अ डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग अ पोल्यूशन फ्री वाटर, एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन, फ्री लीगल एड, ये सारे क्या है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्लीप भी होगा, देखो यहाँ पे राइट टू स्लीप, राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट अगेंस्ट बार फेटर्स, राइट टू फैमिली पेंशन। तो ये सारे क्या है, आपके फंडामेंटल राइट है इन आर्टिकल नंबर व्हाट, दैट इज 21। आई होप सबको समझ आ गया होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करे। एज सच ये कहाँ पे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट में ने अपनी अलग अलग जजमेंट्स में
आर्टिकल 21 के अंदर ये जो है सारे के सारे सारे राइट्स इंक्लूड करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है जो पर्सनल लिबर्टी है वो सिर्फ कह सकते हो, या फिर जो जो राइट टू लाइफ है वो सिर्फ कह सकते हो मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस की बात नहीं करता। वो ऐसी कह सकते हो राइट्स की बात करता है जिसमें हर इंसान की जो लाइफ है वो मीनिंगफुल हो जाए या कंप्लीट हो जाए। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ पर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा कहीं पे। सो आगे बात करते हैं राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आता है नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 21A। ठीक है, अभी सबको समझ आ गया होगा 21 तक। अब बात कर रहे हैं हम राइट टू एजुकेशन की। आर्टिकल 21 जो 21A की बात करी जाए तो ये डिक्लेयर करता है कि जो स्टेट है इट शॉल, यानी मैंडेटरी फॉर द स्टेट। शॉल मैंने जहां भी बताया कि जहां भी शॉल लिखा हो वहां पे क्या है, इट इज कंपल्सरी या मैंडेटरी फॉर द स्टेट की इस चीज पे काम करे। तो द स्टेट शॉल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टू द एज ऑफ 6 to 14 years इन सच अ मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। कहने का मतलब ये है कि सारे स्टेट्स जो हैं, या फिर जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है, आर्ट स्टेट की डेफिनेशन सबको पता होनी चाहिए, आर्टिकल 12 में लिखा हुआ था। आर्टिकल 12 में है, अगर नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। सो आर्टिकल 21 ये कहता है कि भाई जो स्टेट है उसको क्या है, प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्या, शॉल का मतलब करना ही पड़ेगा, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी पड़ेगी किसको, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को, ऐसे तरीके से या ऐसे मैनर से जो स्टेट चाहे, जो स्टेट चाहे एज द मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो यानी ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, यानी 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वही सिर्फ क्या है, फंडामेंटल राइट। कल को आप बोलोगे भाई एमबीबीएस करना मेरा फंडामेंटल राइट है, एमबीबीएस करना मेरा फंडामेंटल राइट है, मतलब गवर्नमेंट को मेरे को जबरदस्ती एमबीबीएस करवानी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि सबको एमबीबीएस करनी है। सो दिस इज नॉट ट्रू। सबको समझ आ गया होगा, दिस इज नॉट ट्रू। सिर्फ स्टेट की जिम्मेदारी कहां तक है, 6 to 14 years तक, 6 to 14 years तक। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। फिर ये जो कह सकते हो ए का मतलब समझ ही आ गया होगा आप लोगों की ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। सो दिस पार्ट दैट इज आर्टिकल 21 को ऐड करा गया था फंडामेंटल राइट्स में बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। सबको समझ आ गया होगा कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002 की, उससे जो है आर्टिकल 21A को इंसर्ट करा गया, 21A को इंसर्ट करा गया पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। सबको समझ आ रहा होगा। तो क्या इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी 2002 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंपलसरी एजुकेशन नहीं था, या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जिस जो एजुकेशन की बात करता हो, इससे पहले भी था। सो बिफोर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर, जो मतलब जो कंपलसरी एजुकेशन थी चिल्ड्रन की, वो किस आर्टिकल में आती थी, अंडर आर्टिकल 45 इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बट इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। यानी पहले जो था कंपलसरी एजुकेशन वाला जो प्रोविजन था, ये आर्टिकल 45 में आता था, आर्टिकल 45 में आता था। और आर्टिकल 45 आता है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कह सकते हो, इसमें जो है जुडिशियल जो है, जुडिशरी जो है इंटरवीन नहीं कर सकती, क्योंकि डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। आपको ये तो बताया था मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कि फंडामेंटल राइट अगर वायोलेट होता है तो सीधा इंसान कहां जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, और सीधा सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसको पूरा नहीं करती है, डीपीएसपी को पूरा अगर गवर्नमेंट नहीं करता है, यानी स्टेट पूरा नहीं करता है, तो इंसान जो है कोर्ट नहीं जा सकता, इंसान जो है कोर्ट नहीं जा सकता, या फिर इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू एक्ट ऑन दिस। सबको समझ आ रहा होगा। सो ये क्या है, ये है हमारा आर्टिकल नंबर 21A। इतना सबको समझ आ गया होगा। तो जैसे ही ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में, इसने आर्टिकल 45 का जो टेक्स्ट था या सब्जेक्ट मैटर था उसको चेंज करा। इसने बोला कि स्टेट शॉल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years।
यानी अब आर्टिकल 45 पहले तो कहता था कि कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन अब आर्टिकल 45 कहता है, खैर मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, कि भाई जो स्टेट है उसको जो है क्या प्रोवाइड करवानी चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है, या फिर एजुकेशन सभी को प्रोवाइड करवानी चाहिए, हर बच्चे को, जो कि 6 साल तक प्रोवाइड करवानी चाहिए। बट ये क्या है, ये अभी क्या है, डीपीएसपी है, डीपीएसपी या फिर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। लेकिन अगर किसी इंसान को कह सकते हो लगता है कि भाई मेरे को कोर्ट, मैं तो कोर्ट चले जाऊंगा, गवर्नमेंट जो है मेरे बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है प्रोवाइड नहीं करवा रही है, मेरे 2 साल के बच्चे के लिए चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड नहीं करवा रही है गवर्नमेंट, तो जो है दिस इज नॉट एनफोर्सेबल, दिस इज नॉट एनफोर्सेबल, यानी कोर्ट्स के लिए जो है, कोर्ट्स के लिए इस पे एक्ट करना जो है मैंडेटरी नहीं है। वो कोर्ट डिसाइड करेगी उस पर्टिकुलर केस के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इट इज नॉट एनफोर्सेबल, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कोर्ट्स कि भाई इसके अगेंस्ट एक्शन ले या फिर स्टेट को फोर्स करे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कोर्ट बोलेगी कि भाई ऐसा अब से सारे स्टेट्स में सभी बच्चों को जो है मिल्क प्रोवाइड होगा 6 साल तक की उम्र तक, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। सबको समझ आ गया होगा। फंडामेंटल राइट क्या है, सिर्फ कोर्ट कब जाके इंटरवेन कर सकती है, जब जो है क्या है, या फिर कोर्ट कब एनफोर्स करवा सकती है, या फिर स्टेट के अगेंस्ट कब कुछ एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट, जब फंडामेंटल राइट जो है इंसान का अफेक्ट होता हो। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 86, इसने आर्टिकल 51A भी ऐड करा। तो इसने क्या क्या चेंजेस लाए, इसने आर्टिकल 21A लाया, आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज करा, और आर्टिकल 51A भी जो है इसने इंट्रोड्यूस करा। इसने बोला आर्टिकल 51A में, इसने बोला कि भाई इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटी, यानी आर्टिकल 51A में क्या है, हर इंसान की ड्यूटी, जो इंडियन सिटीजन है उनकी ड्यूटी लिखी हुई है। तो ये आर्टिकल कहता है कि भाई हर इंसान की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाए एजुकेशन में, ठीक है, बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, यानी जब जब उसका बच्चा, किसी भी इंसान का बच्चा अगर 6 से 14 साल का हो जाए, तो हर इंसान को इस टाइम पीरियड में जो है अपने बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, 51A आर्टिकल में है, और जो कि किसने ऐड करा था, दैट इज 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर जो है यूनी कृष्णन केस होता है, या उन्नी कृष्णन केस 1993 में। तो ये बात हो रही है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले की। ये कब आया था आपका, 2002 में आया था। इससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा था कि भाई फंडामेंटल राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, इन द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो उन्नी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि भाई जो फंडामेंटल, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन वाला, जो प्राइमरी एजुकेशन हर इंसान को जो है फंडामेंटल राइट है प्राइमरी एजुकेशन पाना, और इसको इसमें इन्होंने किस 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 में डाला था, आर्टिकल 21 में डाल दिया था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में डाल दिया था। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो दिस वाज इन उन्नी कृष्णन केस। तो इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन केस में जो है प्रीवियस जो जजमेंट थी मोहिनी जैन केस की, प्रीवियस जजमेंट में मोहिनी जैन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जो किसी भी लेवल तक की एजुकेशन, एजुकेशन अप टू एनी लेवल जो है फंडामेंटल राइट है, क्या है, एजुकेशन जो है किसी भी लेवल तक की क्या है, फंडामेंटल राइट है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आईआईटी या फिर मेडिकल एमबीबीएस करना है, वो सब आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो प्राइमरी एजुकेशन है सिर्फ वही पाने का जो है हर इंसान का क्या है, फंडामेंटल राइट है, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन का, ठीक है। और वो भी किस आर्टिकल में इन्होंने डाले से, आर्टिकल 21 में। सो जो कितने साल बाद जाके फिर गवर्नमेंट ने जो है कंपलसरी करा फॉर द स्टेट टू एक्ट ऑन राइट टू एजुकेशन। सबको समझ आ गया होगा। फिर गवर्नमेंट जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए, भाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने तो ये बोल दिया ना कि भाई हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि भाई कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, लेकिन कोई प्रॉपर कानून भी तो बनाना पड़ेगा उस पे। तो इसको एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आती है 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। सो टू परसुएंस ऑफ आर्टिकल 21A द पार्लियामेंट इनेक्टेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सो या फिर आर्टिकल 21A को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट इनेक्ट करती है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, 2009। और ये इस एक्ट का एक ही काम है कि भाई हर चाइल्ड को जो है, हर चाइल्ड का राइट है
टू बी प्रोवाइडेड फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन, फुल टाइम उसको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी, कह सकते हो उसका राइट है। और कैसे लेवल की, सेटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी, यानी ऐसी नहीं कि काम चलो पढ़ाई हो रही है कि स्कूल जा रहा है और बैठ के आ जा रहा है सीधा, ऐसा नहीं। सेटिस्फैक्ट्री और इक्विटेबल क्वालिटी होनी चाहिए। एक एक प्रॉपर फॉर्मल स्कूल होना चाहिए, ठीक है, जो कि सेटिस्फाई करता हो कुछ असेंशियल नॉर्म्स या फिर स्टैंडर्ड्स, कुछ असेंशियल नॉर्म्स या फिर स्टैंडर्ड। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक। सो राइट टू एजुकेशन की यहाँ पे बात हो गई। ये इस आर्टिकल ने जो है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसने किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट था उसने किस लिए बनाया था, टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 21A। और आर्टिकल 21A किससे इंट्रोड्यूस हुआ था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। आई होप सबको यहां तक समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट आर्टिकल है हमारा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22। ये एक बार पढ़ लेते हैं और फिर खत्म करते हैं हमारा राइट टू फ्रीडम, या जितने भी हमने आर्टिकल्स पढ़े थे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आई होप राइट टू एजुकेशन सबको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब बात करी जाए आर्टिकल नंबर 22 की। ये जो है प्रोटेक्शन दिलाता है, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन किस पर्सन को, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है या फिर जिसको डिटेन कर दिया गया है। जिसको क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है या फिर डिटेन कर दिया गया है। अब डिटेन का मतलब क्या होता है, डिटेन का मतलब होता है स्टॉपिंग अ पर्सन एट अ प्लेस एंड नॉट लेटिंग हिम टू गो आउट ऑफ दैट प्लेस। मतलब ये सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। तो डिटेन का मतलब क्या होता है, जब एक इंसान को एक जगह पे कन्फाइन कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, ठीक है, और बोला जाता है कि ये भैया आप इससे बाहर नहीं निकलोगे इस जगह के बाद। सीधा साधा एग्जाम्पल क्या है, जेल। सबको समझ आ ही गया होगा यहाँ तक। तो अगर किसी इंसान को जेल हो गई है या फिर कह सकते हो अरेस्ट कर लिया गया है, उसके अगेंस्ट अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो वो कौन सा आर्टिकल यूज करता है, आर्टिकल नंबर 22। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो आर्टिकल 22 में जो है दो टाइप की डिटेंशन की बात करी गई है। टू टाइप्स ऑफ डिटेंशन आर देयर अंडर आर्टिकल नंबर 22। पहला क्या है, प्यूनिटिव डिटेंशन। क्या है प्यूनिटिव डिटेंशन? प्यूनिटिव डिटेंशन जो है एक ऐसी डिटेंशन होती है जब इंसान जो है क्राइम कर लेता है, ठीक है, आफ्टर अ पर्सन कमिटेड अ क्राइम, उसके बाद क्या होता है, उसका ट्रायल होता है और उसका जो है कन्विक्शन हो जाता है ऑफेंस में। यानी उसको जो है पनिशमेंट के तौर पे, मतलब जो है कोर्ट में प्रूव हो जाता है, एक तरह से कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि भाई हाँ, जो है इसको जो है जेल ही करना है, इसको इतने साल की सजा मिलती है। सबको समझ आ रहा होगा। दूसरे टाइप की जो डिटेंशन होती है उसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी एक ऐसा डिटेंशन जहां पे ट्रायल नहीं हो रहा है, जहां पे कन्विक्शन नहीं हो रहा है, यानी जहां पे दोषी करार नहीं मिला है लेकिन स्टिल उसको जो है गवर्नमेंट ने अरेस्ट करा हुआ है। सबको समझ आ रहा होगा। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, इसका पर्पस जो है पनिशमेंट देने का नहीं होता। इसका जो है मकसद होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। गवर्नमेंट क्यों करती है किसी भी इंसान को, ऐसे इंसान को अरेस्ट, ठीक है, कि भाई उसने कानून कह सकते हो अभी तक क्राइम नहीं करा है लेकिन स्टिल गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है। वो ऐसे केसेस में अरेस्ट करती है ताकि जो इंसान है वो आगे जाके ऑफेंस ना करे, ठीक है। सो इट इज टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई एक केस चल रहा है जहां पे कह सकते हो बहुत सारी जो है ना डेड बॉडीज मिल रही है, किसी भी केस में बहुत सारी डेड बॉडीज मिल रही हैं, ठीक है। और जो ना शक जो है एक इंसान पे जाता है और पता चलता है ये क्या है, सीरियल किलर है, सीरियल किलर है। आई होप सबको समझ आ रहा है। लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है। तो अब इसका ट्रायल चलेगा। सबको समझ आ रहा है, सबको सबको समझ आ रहा होगा, आई होप सो। ट्रायल चलेगा लेकिन जो है स्टिल इसका प्रूव नहीं होता। लेकिन अगर स्टिल इसे गवर्नमेंट जो है अरेस्ट कर लेती है या फिर पुलिस के पास इसको परमिशन मिल जाती है अरेस्ट करने की, जस्ट बिकॉज कि आगे दोबारा से क्राइम ना हो, जस्ट बिकॉज कि आगे दोबारा से क्राइम ना हो या फिर किसी और का कोई मर्डर ना हो जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाएगा, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो जहां पे जो है किसी इंसान को विदाउट ट्रायल
या कन्विक्शन के जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। लेकिन प्रॉपर ट्रायल के बाद, ठीक है, प्रॉपर ट्रायल के बाद और जब किसी इंसान को दोषी यानी कन्विक्ट जो है करार कर दिया जाए, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया जाए, तो तब जो डिटेंशन होता है, तब जो जेल होती है, उसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव में क्या है? किसी भी इंसान को रोकने के लिए कि भाई वो फ्यूचर में जो है ऑफेंस जो है कमिट ना कर दे, तो उसके लिए क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ डिटेंशन। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये क्या है? एक तरह का प्रिकॉशनरी मेजर है बेस्ड ऑन सस्पिशन, यानी सस्पिशन है इसलिए अरेस्ट कर लिया है जी। सबको समझ आ रहा होगा, आई होप सो। तो आर्टिकल 22 जो है दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिलवाता है। आर्टिकल 22 जो है दोनों तरह की डिटेंशन के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन दिलवाता है। अब लेट्स सी किस तरह की प्रोटेक्शन मिलती है। आर्टिकल 22 जो है एक ऐसे पर्सन को जो है कह सकते हो डिटेंशन से प्रोटेक्शन दिलवाता है या अरेस्ट से प्रोटेक्शन दिलवाता है। ठीक है, ये तो मैंने खैर आपको एक्सप्लेन करी थी, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक जेल की इमेज एक्चुअली लगा रखी है जहाँ पे कह सकते हो बंदा जो है बिहाइंड द बार्स है। उसको कन्फाइन करा गया है, डिटेन करा गया है या अरेस्ट करके रखा गया है। सबको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। सो दिस आर्टिकल हैज टू पार्ट्स। एक पहला पार्ट जो है वो डील करता है विद केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। दूसरा पार्ट जो है डील करता है केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। पहला पार्ट जो है जिसमें मैंने बोला था कि क्या है? प्यूनिटिव एक्शन होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। क्या होता है? प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। तो उसके लिए जो है क्या है? ऑर्डिनरी केसेस लॉ वाला इसमें जो है फंडा लगेगा। दूसरा वाला पार्ट जो है जिसमें जो है इंसान को प्रिकॉशनरी मेजर के तहत यानी सस्पिशन के तहत जो है ताकि वो आगे कमिट ना कर दे, तो उसमें जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लगेगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहला पार्ट इस आर्टिकल का ये कहता है कि भाई हर इंसान के पास जो है राइट है जिसको अरेस्ट या फिर डिटेन करा गया है ऑर्डिनरी लॉ में, ठीक है, नॉर्मल किसी ऑर्डिनरी लॉ के तहत अगर किसी इंसान को अरेस्ट करा गया है तो उसके पास ये सारे राइट्स होते हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर किसी इंसान को नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ के तहत अरेस्ट या डिटेन करा गया है, तो उसके पास सबसे पहला राइट जो आर्टिकल 22 देता है वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। यानी पुलिस को जो है सबसे पहले ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा भाई आपको किस आधार पे अरेस्ट करा गया है। फिर दूसरा क्या है? वो जिस इंसान को अरेस्ट करा जा रहा है या डिटेन करा जा रहा है उसके पास राइट है कि वो कंसल्ट करे और अपने आप को डिफेंड करे एक लीगल प्रैक्टिशनर के जरिए। ठीक है, एक लीगल लीगल प्रैक्टिशनर की मदद के जरिए, यानी एक तरह से जो वकील होते हैं उस उनको वकील जो है मिलना चाहिए। ये क्या है? राइट है अंडर आर्टिकल 22। फिर थर्ड जो है बात करता है कि भाई अगर किसी इंसान को जो है पुलिस ने अरेस्ट करा है, या आपने मूवीज में भी देखा होगा, ये बहुत मूवीज में इसको यूज करा जाता है इस वाले पार्ट को, कि भाई अगर किसी इंसान को जो है अगर जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो विद इन 24 आवर्स उसको जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। कहाँ पे? उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कहाँ पे? मजिस्ट्रेट के आगे। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है डिसाइड करेगा कि भाई इसको फर्दर अरेस्ट करना है या नहीं, इसको फर्दर डिटेन करना है या नहीं। सबको समझ आ रहा है? सो पुलिस जो है वहां पे कह सकते हो सबूत या फिर कुछ कुछ कह सकते हो आगे मजिस्ट्रेट के आगे एविडेंसेस शो करती है या फिर अपना पक्ष रखती है। फिर जो है मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि भाई इसको आगे डिटेन करना है या फिर नहीं। सो राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। तो पुलिस ये नहीं कह सकती कि भाई जर्नी टाइम हो गया है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर भाई हमें तो 2 दिन लग गए ट्रैवल करने में, सबको समझ आ रहा है, तो हमने 2 दिन तक अरेस्ट रखा, तो ऐसा नहीं है। सबको समझ आ रहा है? तो यहाँ पे जो है जर्नी टाइम जो है एक्सक्लूड जो है कर दिया गया है विद इन 24 आवर्स में। आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। फिर आगे बढ़ा जाए। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेज फर्दर डिटेंशन। यानी अगर जो मजिस्ट्रेट के आगे पुलिस लेकर गई है किसी इंसान को जिसको अरेस्ट कर लिया गया है किसमें? ऑर्डिनरी लॉ के तहत, तो जो है अगर मजिस्ट्रेट कह सकते हो उसको परमिशन नहीं देता पुलिस को आगे अरेस्ट करने की या फर्दर डिटेन करने की, तो उसको रिलीज करना पड़ेगा पुलिस को आफ्टर द 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स। सबको समझ आ गया होगा। तो ये जो राइट्स हैं दीज आर नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एनिमी एलियन और पर्सन डिटेन्ड अंडर
अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी इमेजिन करिए कि पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तान से कह सकते हो एक डिटेक्टिव पकड़ा गया है, पाकिस्तानी डिटेक्टिव, जो कि डीआरडीओ के ऊपर जो है जासूसी कर रहा था। तो पाकिस्तान क्या है, हमारा एनिमी है। और वो जो फॉरेनर है, एक तरह से फॉरेनर है ना, तो जो वहां का कह सकते हो सिटीजन है, जो कह सकते हो बाहर का सिटीजन है, उनको एलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलियन बोला जाता है अपनी पॉलिटिकल टर्म में कह लो, ठीक है, लीगल टर्म में। ठीक है, तो अगर एनिमी एलियन है, यानी एक ऐसे देश का कह सकते हो नागरिक है जो कि हमारे देश का क्या है, दुश्मन है, तो उसको क्या बोलेंगे? एनिमी एलियन बोला जाएगा। तो अब उसको ये जो ये प्रोटेक्शन है नहीं मिलेगी, उसको जो ये प्रोटेक्शन है नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट करा गया है या फिर डिटेन करा गया है, उसको भी ये वाली प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आई होप सबको यहां तक समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अरेस्ट और डिटेंशन फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 22 में कवर नहीं करता, कह सकते हो, ऑर्डर्स ऑफ अ कोर्ट, सिविल अरेस्ट, अरेस्ट ऑन फेलियर टू पे द इनकम टैक्स एंड डिपोर्टेशन ऑफ एन एलियन। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि भाई अगर किसी इंसान को अरेस्ट कर लिया गया है कोर्ट के ऑर्डर्स पे या सिविल केस में, या फिर अगर किसी इंसान ने इनकम टैक्स पे नहीं करा है, या फिर कह सकते हो किसी एलियन को डिपोर्ट करना है, तो उस केस में आर्टिकल 22 की जो फर्स्ट प्रोटेक्शन है, जो फर्स्ट प्रोटेक्शन है जिसमें ये सारे राइट्स मिलते हैं, तो इस वाले केस में जो है ये वाली प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो ये वाली प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अगर किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, या फिर सिविल केस में किसी को अरेस्ट करा गया है, या फिर किसी ने इनकम टैक्स पे नहीं करा है, या फिर डिपोर्टेशन हो रही है किसी भी एलियन की। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ये जो है आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट प्रोविजन है वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस या फिर क्वासी क्रिमिनल नेचर ऑफ केसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के तहत है। तो सबको समझ आ रहा होगा। सो ये जो प्रोटेक्शन पहले प्रोविजन की मिलती है, ये जो प्रोटेक्शन फर्स्ट प्रोविजन की मिलती है जब ऑर्डिनरी लॉ एप्लीकेबल होता है जिस बंदे को अरेस्ट करा है उसके अगेंस्ट, तब जो है ये सिर्फ किस केसेस में लगती है? क्रिमिनल या फिर क्वासी क्रिमिनल नेचर ऑफ केसेस के अगेंस्ट लगती है। सबको समझ आ रहा होगा, आई होप सो। फिर बात करी जाए आर्टिकल 22 की सेकंड प्रोविजन की। द सेकंड प्रोविजन या फिर सेकंड पार्ट ऑफ द आर्टिकल 22 जो है प्रोटेक्शन दिलाता है किसी भी पर्सन को जिसको अरेस्ट करा गया है, जिसको डिटेन करा गया है अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जिसको अरेस्ट करा गया है किस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत जो है किसी को भी अरेस्ट करा गया है, तो उस आर्टिकल 22 को जो सेकंड पार्ट है वो प्रोटेक्शन दिलवाता है। इसमें जो है प्रोटेक्शन दोनों को मिलती है, सिटीजन और एलियंस दोनों को, सिटीजन और एलियंस को दोनों को ही इसमें यहाँ इस वाले केस में प्रोटेक्शन मिलती है। आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। तो पहली प्रोटेक्शन ये है कि अगर किसी इंसान को अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसको जो है उसकी जो अरेस्ट जो है वो मैक्सिमम जो है 3 मंथ्स की हो सकती है। उसको जो डिटेन करा गया है उसको मैक्सिमम 3 मंथ्स तक डिटेन करा जा सकता है। सो ही और शी कैन नॉट बी अरेस्टेड फॉर मोर देन 3 मंथ्स अनलेस, अनलेस लगा दिया यहाँ पे, दैट इज एडवाइजरी बोर्ड, एक एडवाइजरी बोर्ड जो है कह सकते हो उसका जो डिटेंशन है वो एक्सटेंड नहीं करता, अनलेस जो एक एडवाइजरी बोर्ड है उसका जो है डिटेंशन को एक्सटेंड नहीं करता। और ये जो बोर्ड होगा एडवाइजरी बोर्ड, इसमें कंसिस्ट होने चाहिए कौन? जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। यानी अगर किसी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में अरेस्ट कर लिया है तो मैक्सिमम कितने मंथ्स तक अरेस्ट कर सकते हो? 3 मंथ्स तक। लेकिन पुलिस कहती है कि भाई इसको और अरेस्ट करके रखना पड़ेगा, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। तो जो है यहाँ पे कंसल्टेशन ली जाएगी एडवाइजरी बोर्ड की, किसकी? एडवाइजरी बोर्ड की यहाँ पे कंसल्टेशन ली जाएगी, जिसमें कौन लोग होंगे? जिसमें हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अगर इसको 3 महीने से ज्यादा अगर किसी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है, सबको समझ आ रहा होगा। तो दूसरी प्रोटेक्शन क्या है कि भाई जो जिस इंसान को कह सकते हो अरेस्ट करा गया है, जो डिटेनिंग है क्या उसे बोलेंगे, तो जिस इंसान को अरेस्ट करा गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो उसको जो है आधार जो है उसको कम्युनिकेट करवाने पड़ेंगे। किस आधार पे कह सकते हो, किस रीजन की वजह से इसको अरेस्ट करा गया है ये बताना पड़ेगा कि भाई आप आपसे हमें ये खतरा है, आपसे ये नुकसान हो सकता है, हमारे देश को या फिर किसी प्लेस को या किसी दूसरे इंसान को इस वजह से आपको अरेस्ट करा गया है।
सबको समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई फैक्ट है जिससे पब्लिक इंटरेस्ट जो है हर्ट होता है या डैमेज होता है, तो जो है जरूरी उसके साथ डिस्क्लोज करने का नहीं बनता। सबको समझ आ रहा है कि तो ऐसा कोई फैक्ट जिससे पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, उसको जो है पुलिस को जरूरत नहीं है उसको बताने की। सबको समझ आ रहा होगा, तो उसको वो वाला फैक्ट बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको ये जरूर बताना पड़ेगा, मतलब जहां भी कह सकते हो बंदा डिटेन है तो उसको कम्युनिकेट ये जरूर करवाना पड़ेगा कि किस आधार पर उसको जो है या फिर किस लिए, द रीजन, ठीक है, फॉर द डिटेंशन, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, आई होप सबको समझ आ गया होगा। थर्ड प्रोटेक्शन क्या कहता है? थर्ड प्रोटेक्शन ये कहता है कि जो जिस इंसान को अरेस्ट करा गया है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन की अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। यानी उसको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कोई वकील मिलना चाहिए या फिर उसका केस चलना चाहिए या फिर कुछ भी, उसे एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ जो है, कह सकते हो, अपने उसके डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ लड़ सके। एक तरह से इस चीज की बात हो रही है। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। आर्टिकल 22 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एक ऐसा कानून बनाए, ठीक है, वो ऐसा कानून बनाए जिसमें सरकमस्टेंसेस या फिर क्लासेस ऑफ केसेस मेंशन करे जाए, ठीक है, जिसमें जो है इंसान को 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, कह सकते हो 3 महीने से ज्यादा जो है अरेस्ट करके प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट के पास फुल पावर है कि भाई अगर 3 महीने से ज्यादा किसी को रखना है तो किस बेसिस पे रखोगे, तो वो जो है पार्लियामेंट उस पे कानून बना सकता है। लेकिन जो है पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून अभी तक फिलहाल नहीं बनाया है, पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया, ठीक है। और अगर 3 महीने से और मतलब फुल पावर है इसके पास कि एडवाइजरी बोर्ड भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, एडवाइजरी बोर्ड भी कंसल्ट करने की नहीं है, जरूरत नहीं है। तो पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। सबको समझ आ रहा होगा। So, Article 22 authorizes the Parliament to prescribe the circumstances and the classes of cases in which a person can be detained for more than 3 months. So, जो पार्लियामेंट के पास क्या है, फुल पावर है ऐसे सर्कमस्टेंसेस या फिर ऐसे क्लासेस ऑफ केसेस की लिस्ट बनाना जिसमें एक पर्सन को जो है डिटेन करा जा सकता है 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में विदाउट ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। सबको समझ आ रहा होगा, तो उसके पास फुल पावर है लेकिन पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। सबको समझ आ रहा होगा, जिसमें 3 महीने से ज्यादा किसी को अरेस्ट करके प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाए। फिर पार्लियामेंट के पास पावर है, किस चीज की अथॉरिटी है, टू डिसाइड द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन एनी क्लासेस ऑफ द केसेस अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि भाई मैक्सिमम पीरियड डिसाइड करने की, भाई किसी भी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है तो उसको कितने दिन तक रखना है, कितने डेज या मंथ तक रखना है, पार्लियामेंट के पास पावर है उस चीज को मेंशन करने की। सबको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो एडवाइजरी बोर्ड था जिसमें हाई कोर्ट के जजेस थे, वो कैसा प्रोसीजर अपना यूज करेंगे, वो क्या प्रोसीजर अपना यूज करेंगे, वो मेंशन करने की भी, मतलब वो प्रोसीजर डिसाइड करने की भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा यहां तक। अब आर्टिकल 22 ने जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो पावर है या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो टाइप्स ऑफ केसेस हैं, जो है डिवाइड कर दिए हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, मतलब अभी समझ आ जाएगा आपको। तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है ऐसे कानून बनाना प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर जिनका मैटर किस से रिलेटेड है, ऐसे केसेस पर कह सकते हो कानून बनाना जिनका जिनका रिलेशन है डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। यानी अगर कोई मैटर आता है जिसमें डिफेंस या फिर फॉरेन अफेयर्स या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का कोई मैटर है, अगर उस पे कानून बनाना बनाना है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर, तो किसके पास एक्सक्लूसिव पावर है, सिर्फ पार्लियामेंट जो है इसके ऊपर लॉ बना सकता है। लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं वो भी जो है कानून, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर जो है लॉ बना सकते हैं, ठीक है। क्या कैसे मैटर से रिलेटेड, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात करी जाए, जहां पे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की बात करी जाए, या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज असेंशियल टू द कम्युनिटीज की बात करी जाए। तो यानी पार्लियामेंट जो है एक्सक्लूसिवली डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना सकता है। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही
ऐसे केसेस में लॉ बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर, जहां पे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाईज एंड सर्विसेज असेंशियल टू द कम्युनिटी की बात करी जा रही हो। आई होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो ये बहुत बड़े दुख की बात है कि इंडिया के अलावा ऐसी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है पूरी दुनिया में जहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया गया हो। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन का। ठीक है, ब्रिटेन में प्रिवेंटिव डिटेंशन थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ कब यूज करी थी प्रिवेंटिव डिटेंशन? फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन इंडिया का एक ऐसा एक मात्र इंडिया जो है एकमात्र ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, बात ये है, जिसमें जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। और इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स के टाइम भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ थे हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन ऑफ 1818 एंड द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने काफी ज्यादा। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है या कोई भी, अगर आपको लगता है लेक्चर में कुछ भी इशू आ रहा है या फिर अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू है या मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई इशू है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।